सुधांशु त्रिवेदी जी आपके पास आते हुए, देखिए विपक्ष कह रहा है आखिरी चुनाव है ये, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होंगे। यहाँ तो संविधान बदलने की तैयारी है जिसका वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों को बराबरी का प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा क्योंकि आपने चंदे से लेकर तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाया है। सुधांशु जी। देखिए, बीजेपी के बारे में पिछले 30-35 सालों से अनेक बार अनलकर प्रचार किए गए। 90 के दशक में कहा गया आएंगे तो खा जाएंगे, फिर कहा गया आएंगे तो मल्टीनेशनल कंपनियों को भगा देंगे। हम आए भाजपा के दौर में इकोनॉमी और ग्रोथ की, फिर मोदी जी आएंगे तो खा जाएंगे, मुसलमानों को खा जाएंगे। आज स्थिति ये कि वो सबसे बेहतर स्थिति में आए। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सच है, इन पार्टियों के मंसूबों के लिए ये आखिरी चुनाव साबित हो रहा है। वो सारी पार्टियां जो वास्तविकता में राजतंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, केवल लोकतंत्र की कलगी लगाकर, इसे फिग लीफ कवर कहते हैं, उनको लग रहा है कि वो परिवारवादी राजतंत्र अब समाप्त होने की तरफ है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये सारी पार्टियां वो जिन्होंने अपनी पार्टी का संविधान बदल रखा है। हमारी पार्टी के संविधान में लिखा है कोई व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता, परंतु इन सारी पार्टियों ने वो क्लॉज हटा रखा है, किसी ने अपनाया नहीं। इसलिए इवन आम आदमी पार्टी में ये क्लॉज था कि वो 1 बार ही रह सकता है अध्यक्ष, और अब उन्होंने 2021 में संविधान संशोधन करके हटा दिया। तो ये सारी पार्टियां अंजना जी वो हैं जो शी जिनपिंग मॉडल की तरह जिसको चाहे वो ताजिंदगी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता है, और लगभग सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनका परिवार ताजिंदगी है या वास्तविक सत्ता का सूत्र उनके हाथ में ताजिंदगी है। तो संविधान वास्तविकता में खतरे में किसके आने से होने वाला है ये सबको पता है। अब आते हैं उसके ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, आज सोनिया जी राहुल जी जिस मुद्दे को लेकर मुचलके पे है वो अक्टूबर 2013 में हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट पे, नेशनल हेराल्ड केस। हमारी सरकार नहीं थी, कनिमोझी और ए राजा सारी बातें कोर्ट पे हुई। तो मैं पहली बात करूं कि सरकार ने कोई निर्णय लिया। 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2010 में कालमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, 97 में लालू यादव जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, राजीव गांधी पर आरोप लगा 1987, FIR हुई 1990। ये बताइए कौन था? ये तो जेल आते जाते रहे 30-35 साल में, और आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि साहब ये सब कुछ अब के बाद हुआ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं हमारी सरकार आने से पहले कि एक लोकसभा बता दे जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता ने भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट के आदेश पे, इनकी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया था, सब कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हो, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो। इसलिए समझा जा सकता है जिन्होंने अपनी पार्टी में संविधान को ध्वस्त कर दिया है, जिन्होंने सदैव भ्रष्टाचार का साथ दिया है और आज तो इस सीमा तक है। मैं पूछना चाहूंगा सुरेंद्र राजपूत जी से और प्रियंका जी से, आपकी इंडी गठबंधन की साझेदार पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने तो कहा है कि भारत का न्यूक्लियर जो वो है आर्सेनल वो समाप्त कर देंगे। गजब है साहब, चाइना की न्यूक्लियर होने का स्वागत किया था उन्होंने 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ने। अब कहते हैं भारत के आणविक शस्त्र समाप्त कर देंगे क्योंकि हम, वाह, इधर भी आणविक ताकत उधर भी आणविक ताकत। सोचिए देश के लिए लोग क्या करना चाहते हैं। प्रियंका जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का ये कहना, और प्रधानमंत्री ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले बीजेपी से डराते थे कि राम मंदिर के लिए कहते हैं राम मंदिर बनेगा तो यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अनुच्छेद 370 पर डराते थे कि अनुच्छेद 370 अगर हटा दिया तो कश्मीर में बवाल हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। अब चूंकि ये सब खत्म हो गया है तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी आई तो चुनाव ही नहीं हो पाएगा देश में, बीजेपी आई तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पीएम कह रहे हैं कि संविधान जिंदाबाद था, है, रहेगा। प्रियंका जी। तो 2 चीजें कहूंगी। सबसे पहले प्रजातंत्र हट जाएगा तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपको पता है अभी रशिया में चुनाव हुए थे, कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए हैं, और 75% वोट या आई थिंक 85% वोट से पुतिन जीते थे। आपको पता है वहां पे चुनाव में क्या होता है, जो विपक्षी दल के नेता होते हैं उनको सबको हिरासत में कर दिया जाता है या उनको ऐसी सजा सुनाई जाती है कि उनकी हिरासत में ही मौत हो जाती है। पर इलेक्शन होता है, तो एक होता है प्रजातंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना, एक होता है पुतिन स्टाइल इलेक्शन होना। और पुतिन स्टाइल इलेक्शन करने की ओर जो बढ़ रही है इंडिया, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और मैं किन कारणवश बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तथ्य हैं।
ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें सिर्फ 37% हमें इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फंड्स मिले थे। अब ये देखिए 11,450 करोड़ है, और आपको यहाँ पे देख रहा होगा सैफरन में सारा है, भारतीय जनता पार्टी का लोगो है, उसमें है 6,566, 55% जो इनको चंदा मिला है, इनको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं चलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड से पता तो चला किसको कितना मिला, कौन सी कंपनी ने क्या दिया। वो उनकी वजह से नहीं पता चला, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की वजह से नहीं पता चला। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को पूरी तरीके से नॉन ट्रांसपेरेंट बनाने का जो काम हुआ था और नॉन ट्रांसपेरेंट बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का काम हुआ था, वो इनकी सरकार ने किया था। सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ा, वहां पे भी ये दलील दी गई थी कि हम ये डेटा रिलीज नहीं कर सकते हैं, और आज सुप्रीम कोर्ट की वजह से पता चल रहा है किस तरीके का क्विड प्रो को हुआ था। अब मैं दूसरी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हूँ, किस तरीके से ईडी, आईटी, सीबीआई बकायदा इनके चरणों में पड़ी हुई है और उनके हिसाब से काम कर रही है। इनका टूल किट बन गई है, इलेक्शन टूल किट। ये अमोल कीर्तिकर जी हैं, मुंबई के उत्तर पश्चिम से वो इलेक्शन लड़ने वाले हैं। 9 बजे सवेरे उनका नाम डिक्लेयर होता है, 10 बजे उनके ऊपर ईडी का नोटिस आ जाता है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी को कौन चंदा दे रही है, जहां पे एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी ने उन पे छापेमारी की है। 26 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने पैसे किसको दिए, भारतीय जनता पार्टी को दिए। अब एक और बताती हूं, क्योंकि ये बहुत सारे नाम ले रहे थे, इतिहास में नाम गिना रहे थे आप, तो ये इतिहास की जो करतूतें थी वो बदलने आए थे 2014 में, उसका सहारा लेकर अपना स्पष्टीकरण तो देने नहीं आए थे। ये दूसरा आपको उदाहरण दे रही हूं, 2014 से किस तरीके से 4 गुना इजाफा हुआ है ईडी इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें 25 ऑपोजिशन लीडर्स जिन पे गंभीर आरोप लगे थे, 70,000 करोड़ के घोटाले से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर इकबाल मिर्ची, सबका हवाला दिया था। वो सब जैसे ही इनके पास आए, उनको गंगा नहा लिए वो, और 23 लोगों के ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जब डेमोक्रेसी में नहीं होता है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं, पुतिन जैसा चुनाव होता है। पुतिन भी कहता मैं जीत कर आया, तो आने वाले चुनाव ऐसे ही होंगे। अब रही संविधान बदलने की बात, मैं आपको एक और चीज बता दूं, संविधान ना बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में संविधान की धज्जियां उड़ाई थी, जो खुद बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सरकार चल रही है इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। वो संविधान का हवाला देकर उन्होंने संविधान को ही तोड़ने का काम किया है। शेड्यूल 10 को दरकिनार कर उन्होंने ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो और अब इलेक्शन कमीशन हो, इन्होंने अपनी राजनीति की है। तो इनसे क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो हमने विपक्ष नहीं कह रहा था संविधान बदलेंगे, इनके जो भी चुनिंदा लोग हैं, नॉमिनेटेड एमपीज जिनको टिकट्स मिली हैं, सब जोर जोर से बोल रहे हैं, कर्नाटका के हो, राजस्थान के हो, महाराष्ट्र के हो, उत्तर प्रदेश के हो, सब ये बयान दे रहे हैं कि आप हमें 400 से ज्यादा दीजिए, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे कोई उनसे पूछिए संविधान क्या बदलना चाहते हैं, तब नरेंद्र मोदी जी आकर दूसरों पे दोष मढ़े, खुद गिरेबान में झांके ना क्या काम कर रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, इसके बाद जवाब दीजिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी भी बोल रहे, प्रधानमंत्री ने कहा ये जो आरोप लग रहा है संविधान बदल देगी बीजेपी आएगी, तो कह रहे 25-30 साल से जनता को हमारे खिलाफ डराने का एक ही रिकॉर्ड है जो बार बार घूम रहा है, और कांग्रेस पर तो वो बहुत हमलावर थे। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी पार्टियों के साथ आखिर कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि वो सनातन के खिलाफ इस तरह का बयान देते हैं लेकिन फिर भी उनसे चिपके रहते हैं। तो समझना है कि मूल भावना जो इस देश का है उसके खिलाफ क्या कांग्रेस पार्टी जा रही है, ये पीएम का हमला है। प्रधानमंत्री जी का हमला कांग्रेस पार्टी के प्रति उनके डर को दिखाता है। पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी एक बार 44 में थी, इस बार 52-54 पर है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी को रात को सपने में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आता है और वो लगातार झूठ, छल, कपट, प्रपंच कुछ भी करते रहते हैं कांग्रेस के खिलाफ, कभी उद्धव साहब के खिलाफ, कभी इंडिया गठ के नाम बाला साहब के खिलाफ, कभी शरद पवार साहब के खिलाफ। उसके बाद वो झूठी गारंटियों की बात करेंगे। और अंजना जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रति वो हमलावर रहते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी प्रतिपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता पक्ष में है। आप इस चीज को देखिए कि आप कोई ऐसा आपने प्रधानमंत्री देखा हो आज तक इतिहास में जो प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासनकाल की तो कोई बात नहीं करेगा, या तो इतिहास की 2014 से पहले की बात करेगा या 2047 की बात करेगा। उनकी गारंटियों की तो आप तब मानेंगे ना, गारंटियां हैं उनकी। गारंटी बिल्कुल इस तरीके की छोटी सी बात, एक बड़ा वो है कि एक तरबूज वाला
बंबई में तरबूज बेच रहा था, कह रहे चीनी से भी मीठा तरबूज ले लो, चीनी से भी मीठा तरबूज। तो जब तरबूज देखा गया तो फीका था, तो उन्होंने कहा भाई तरबूज तो फीका है, तो कहा चीनी डाली इसमें, तो चीनी डालने के बाद मीठा होगा ना। तो प्रधानमंत्री जी ऐसे बेस्ट सेलर टाइप में हैं, ये फीके तरबूज को भी चीनी डाल करके बेचने वाले लोग हैं। इनकी गारंटी पर हम भरोसा करें तो तब करें जब इन्होंने पुरानी गारंटियां पूरी करी हों। इन्होंने अगर 2 करोड़ रोजगार दिए हों तो आप मान लीजिए इनकी गारंटी है। इन्होंने इन्होंने कहा था नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अगर इन्होंने ऐसा किया हो तो मान लीजिए। अगर इन्होंने चीन को लाल आंखें दिखाई हो चाय पिलाने की जगह, झूला झुलाने की जगह, वो भी 19 बार, तो आप मान लीजिए कि भाई 4000 किलोमीटर हमने उनका कब्जा कर लिया होता, या हमारा जो था 1962 में जो हमसे चला गया था वो इन्होंने वापस ले आए होते, तो हम मान लेते गारंटी। किसान की आय दुगनी हो गई होती तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। किसान का कर्ज और खर्च चौगुना न हुआ होता तो हम मान लेते मोदी जी की गारंटी। छुट्टा पशु उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या कि नहीं, ये मेरी गारंटी है, मेरे को वोट दीजिए 22 में कह के गए थे कि साथ छुट्टा पशुओं की हम समस्या खत्म करेंगे, मान लीजिए अगर इन्होंने किया। अगर इन्होंने भ्रष्टाचारियों को धो पहुंच करके अपनी पार्टी में ना शामिल किया होता, अजीत दादा से ले लो, हसन मुश्रिफ से ले लो, हेमंता बिस्वा शर्मा से ले लो, मतलब एक सीरीज है लंबी, छगन भुजबल से ले लो, सभी लोगों को पहले ईडी के से डराएंगे, सीबीआई से डराएंगे, उसके बाद उनके ऊपर छापा मारेंगे, फिर 70,000 करोड़ का आप आरोपी बताएंगे, फिर उनको कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी लेकर के कहती है हम दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी है। तो इस तरीके की भाषा का जब प्रधानमंत्री जी उपयोग करते हैं और सुधांशु जी जैसे लोग जब इसका समर्थन करते हैं तो सुधांशु जी की विद्वता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हो जाते हैं लोग, उसी तरीके की सुधांशु जी की भी विद्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि भाई ऐसे लोगों को आप क्यों वो कर रहे हो, आप लोग कैसे ऐसे लोगों को। सुधांशु जी अब जवाब देंगे, ठीक है, सुधांशु जी से जवाब लेते। देखिए प्रियंका जी का कहना है, सीधा उन्होंने तुलना कर दी, कह रही कि पुतिन वाला चुनाव अब इस देश में होने वाला है, और ये कह रहे हैं कि तरबूज फीका रहता है, आप लोग कहते हैं चीनी मिला के खा लो। बहुत दोनों प्रवक्ताओं ने बहुत अच्छी बात कही है। प्रियंका जी ने जो कहा है, इनकी पार्टियों में पुतिन वाला ही चुनाव होता है, घूम फिर के अंधा बाटे रेवड़ी पुनी पुनी अपने को दे, फिर वही का वही रहता है। और तरबूज वाली बात सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत अच्छी कही, 60 साल से तरबूज ही तो बेच रहे थे, चीनी मिला के खा लो। 1970 में गरीबी हटाएंगे और 2013 में हम फूड सिक्योरिटी देंगे। 43 साल सत्ता में के बाद, जिसमें 37 साल हमारी सरकार रही, तरबूज हम बता रहे थे। तो इसलिए पूरे देश को पता है कि कौन तरबूज कह रहा था। मैं तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। प्रियंका जी ने कहा कि साहब ईडी सीबीआई का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और इस कारण से, तो अगर जमानत नहीं दे रहा है तो न्यायालय नहीं दे रहा है, इसका मतलब कुछ पुख्ता सबूत हैं जो केजरीवाल के समय में कहा है। वही न्यायालय इन्हीं मामले में संजय सिंह को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। प्रियंका जी की पार्टी के नेता संजय राउत को जमानत दे दे तो यह सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता कार्ति चिदंबरम को जमानत दे दे तो सत्य की जीत है। और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टी के नेता डीके शिव कुमार का केस ही समाप्त कर दे तो यह सत्य की जीत है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दे तो यह लोकतंत्र की जीत है। और एक निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राहुल गांधी जी कैसे तेवर में बोले थे जाके इंग्लैंड में, डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, एवरी इंस्टीट्यूशन इज फिनिश्ड। उनसे पूछा गया कि आप जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं? हाँ मैं कह रहा हूं, जुडिशरी भी कंप्रोमाइज है। और उसी जुडिशरी ने उनकी सदस्यता बहाल की। सोचिए ये चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक, किस ओछे लेवल तक जाकर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। अब इनको ये बताना चाहता हूं कि जो जो गारंटी पूरी हुई, तो हमारे दौर में आने के बाद जनाब 25 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए। आईएमएफ का डाटा है कि अब एक्सट्रीम पॉवर्टी में केवल 1% लोग रह गए। अब आपको बताएं, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बने, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चर बने।